नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है, जो हमारी साइंटिफिक स्टाफ की पोस्ट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में या फिर एसएससी के तहत कोई भी पोस्ट आती है, उनमें ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। आपको पता है जो लिविंग सेल है उसमें जो भी मैटर है वो मेनली 6 एलिमेंट से बनता है। आपका कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस एंड सल्फर है। ठीक है, ये जो भी एलिमेंट हैं यहाँ पे, ये क्या करते हैं, अबाउट 90% जो ड्राई वेट है ह्यूमन बॉडी का उसको कवर करते हैं। और अदर जो मिनरल्स हैं, जो एलिमेंट हैं, जैसे आपका कैल्शियम है, आपका पोटेशियम है, सोडियम क्लोराइड Mg, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये इनकी जो प्रेजेंस है, क्योंकि ये जो आपके एलिमेंट हैं ये मोस्ट ऑफ जो एंजाइम हैं उनकी एक्टिविटी में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी चैप्टर हम कवर करेंगे। एंजाइमोलॉजी के तहत ये चैप्टर आता है कि कौन कौन सा जो आपका मिनरल है या एलिमेंट है किस एंजाइम की एक्टिविटी में ये हेल्प करता है। अब हम करते हैं कार्बन के बारे में। देखिए, जो कार्बन है जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट है, वर्सेटाइल एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इसको आपका प्रीडोमिनेंट एंड वर्सेटाइल बनाती है। जैसे कार्बन कार्बन चेन, कार्बन जब एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी चेन सिस्टम को जनरेट करती है और इसकी जो लेंथ होती है अनलिमिटेड होती है। ठीक है, उसके बाद जो लाइफ हमारी उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि आपकी हम बात करें कार्बन से कौन कौन से बनते हैं, वो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें हम, जैसे कि अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, मोनोसेक्राइड है। ये क्या है, मोनोमेरिक यूनिट में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, वो किस चीज़ का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का जिसको हम डीएनए और आरएनए की फॉर्म में देखते हैं, देन पॉलीसेकेराइड का। ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं और जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन है, मेजर फंक्शन को ये हैंडल करते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। अब जब हम किसी हायरार्की की बात करते हैं वो क्या कैसे होती है, पहले सेल सिस्टम होता है। ठीक है, आपके सेल सिस्टम से जो पहले क्या आएंगे, आपके बायोमोलिक्यूल्स आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स में भी वो एलिमेंट आएंगे, जैसे कि हमने कार्बन के बारे में बात की, फिर आपका नाइट्रोजन है, फिर आपका हाइड्रोजन है। ये क्या बनाते हैं, आपके बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में भी जो मैक्रोमोलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, पॉलीसेकेराइड है, इन्हीं से तो बनते हैं। जब इनसे ये बनते हैं सारे के सारे, तो वो क्या है, एक असेंबली जनरेट होती है जिससे हम ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टम को, पहले ऑर्गेनली की फॉर्म में, फिर सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। क्या होगा, पहले सेल होगी, फिर आपका टिश्यू होगा, फिर आपका क्या होगा, ऑर्गन होगा, देन फाइनली ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, किसी भी एग्ज़ाम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या HPSC में कभी भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना, पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर आपका ऑर्गन, देन आपका ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ही बॉडी सिस्टम जनरेट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है, इसी चैप्टर में जैसे कि हम पहले जो बायोमोलिक्यूल है, मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल जो सेल के होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपका प्रोटीन है, बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसको रिपीटिंग यूनिट कहते हैं वो अमाइनो एसिड है। जैसे कि एक अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ता है A2 से। ठीक है, फिर वो A3 से, ये अमाइनो एसिड है। हमारी बॉडी में 2 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं नॉर्मली, जो लेमन की डेफिनेशन में अगर हम देखें, एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है, एक आपका नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। अब उनमें भी क्या होता है, अगर हम डिवीज़न में देखें, जो अमाइनो एसिड होते हैं आपके एसिडिक अमाइनो एसिड हैं, फिर आपके क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड हैं। ठीक है, और न्यूट्रल अमाइनो एसिड हैं। तो ये 3 टाइप के अमाइनो एसिड हैं। मोस्टली एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड पे हम फोकस करते हैं, क्योंकि किसी भी सिस्टम में, सेल सिस्टम में एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड ही उसकी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब जो अमाइनो एसिड है, एक अमाइनो एसिड AA1
जब AA2 से बाइंड करेगा, दूसरे अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, जिनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? कई बार ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इस बॉन्डिंग को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड। ठीक है, अब आपसे पूछे कि डाइपेप्टाइड क्या होता है? डाइपेप्टाइड वो होता है जब दो अमाइनो एसिड AA1 जब आपका AA2 से बाइंड करे थ्रू किससे? पेप्टाइड बॉन्ड से। ये आपका दोनों अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। आपको बोले कि डाइपेप्टाइड में कितने बॉन्ड हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक अमाइनो एसिड ये है, एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड ये है, इनके बीच में कितने बॉन्ड हैं? सिर्फ एक ही बॉन्ड है। तो डाइपेप्टाइड में कितने बॉन्ड होंगे? 2 बॉन्ड होंगे। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? N-1। N-1 से आप पेप्टाइड बॉन्ड बता सकते हैं। N क्या है? आपके टोटल अमाइनो एसिड हैं, 1 माइनस करके आप उसको टोटल उसमें पेप्टाइड जो बॉन्ड है वो बता सकते हैं। मान के चलिए आपसे पूछे कि 10 अमाइनो एसिड हैं, चलो पहले हम एक प्रैक्टिस करते हैं, 5 अमाइनो एसिड लेते हैं। 5 अमाइनो एसिड में ये देखते हैं कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड हैं। एक अमाइनो एसिड ये है, दूसरा अमाइनो एसिड ये है, तीसरा अमाइनो एसिड ये है, चौथा अमाइनो एसिड ये है और फिर 5वां ये है। अब हम ये देखेंगे इन अमाइनो एसिड जो ये बॉन्डिंग है इनके बीच में वो कितनी बॉन्डिंग है। देखिए पहली बॉन्डिंग ये है, दूसरी बॉन्डिंग ये है, तीसरी बॉन्डिंग ये है और चौथी बॉन्डिंग ये है। तो इट मीन्स अगर आप N-1 करते हैं तो आप टोटल क्या निकाल लेते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड निकाल लेते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड टोटल अमाइनो एसिड कितने हैं हमारे? 5। ठीक है, हमने 5 पे प्रैक्टिस स्टार्ट किया है और -1 कर दो इसको, तो आपके पेप्टाइड बॉन्ड कितने हो गए? 4 पेप्टाइड बॉन्ड हो गए यहाँ पे। तो आप इस फार्मूले को याद रखें, N-1। N-1 से आप क्या करेंगे? टोटल पेप्टाइड बॉन्ड निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। मैं डायरेक्टली आपको कोई भी अगर चैप्टर कवर करवा रहा हूँ तो जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो स्टाफ क्या नाम है फॉरेंसिक स्टाफ का एग्ज़ाम है, चाहे वो HSSC का कोई भी जो बायोलॉजी का चैप्टर जिसमें या बायोलॉजी का सिलेबस जिसमें कवर करते हैं वो, तो आप इसमें निकाल सकते हैं कि 5-1 को करेंगे तो टोटल 4 अमाइनो पेप्टाइड बॉन्ड आएंगे। हमें पता है 5 अमाइनो एसिड हमारे पास थे, -1 किया तो टोटल हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड कितने हुए? 4 हुए। अगर आपसे पूछे 20 अमाइनो एसिड है, उसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे? ऑब्वियस सी बात है, N-1 कर दीजिए आप, आपके टोटल कितने पेप्टाइड बॉन्ड आ जाएंगे? 20 अमाइनो एसिड है, -1 कर दीजिए तो आपके 19 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वहाँ पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। अब अमाइनो एसिड है, उसकी रिपीटिंग यूनिट होती है। तो जब ये चेन सिस्टम बनाएंगे, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से, तीसरे अमाइनो एसिड से, चौथे अमाइनो एसिड से, तो ये जो क्या होगा? आपका चेन सिस्टम बनेगा। ठीक है, अब ये मोनोमर की फॉर्म में है, मोनोमर से क्या बनाए? ये पॉलीमर बनाए, तो डेफिनेटली क्या है? ये रिपीटिंग यूनिट हो सकती हैं। तो जब भी कोई रिपीटिंग यूनिट हो तो हम उसको मोनोमर से डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, पेंटामर ये करके हम उसको पूरा चेन सिस्टम रेडी कर सकते हैं। उसके बाद मेजर फंक्शन क्या क्या प्रोटीन की, ये देख लीजिए। जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में वो एक तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी का, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर है और वो बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है और सेल का जो फंक्शन है वो उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, ये प्रोटीन के फंक्शन है। जैसे अब मैं बात करूँ, एक डेफिनेशन आती है कि ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन। यस, दिस डेफिनेशन इज़ ट्रू। जितने भी एंजाइम हैं वो प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट 1 और 2 एंजाइम। ठीक है, वो RNA, कुछ एंजाइम में RNA भी उनका क्या होता है? यूनिट होती है। इसलिए एक्सेप्शन मैंने 1 या 2 ऐसे एंजाइम का बताया कि उनमें RNA यूनिट होती है। ठीक है, उसके बाद आता आपका, मैं बात करूं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपको पता है DNA क्या है? जो भी आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड जो है, ये न्यूक्लिक एसिड है, वो 2 होते हैं इसमें। पहला आपका DNA होता है और दूसरा आपका क्या होता है? RNA। अब ये दोनों न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ठीक है, DNA क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या यहाँ पे तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, लेकिन इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होंगी वो डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होंगी। ठीक है, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड भी कितने टाइप के? आप न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो 2 उसमें डिवाइड करते हैं हम। एक होता है आपका प्यूरिन, एक होता है आपका पैरामिडिन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्यूरिन कौन कौन से हैं, या न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड है इनको नाइट्रोजनस बेसिस भी बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं आप और नाइट्रोजनस बेस भी बोल सकते हैं। अब ये 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पैरामिडिन। अब आपसे पूछे कि प्यूरिन कौन कौन से प्यूरिन होते हैं? प्यूरिन 2 होते हैं, एक आपका A, एक आपका G। ठीक है, अब
ए में एडेनिन एंड ग्वानिन, ये दो होते हैं, ए एडेनिन एंड ग्वानिन, जी से ग्वानिन, ठीक है, ये प्यूरिन होते हैं। और पैरिमिडिन की बात करें हम, पैरिमिडिन में क्या होते हैं, 3 होते हैं आपका, सी, टी एंड यू, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। बच्चे इनको ध्यान रखना, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पैरिमिडिन, ठीक है। आपको क्या करेगा, सी भी दे देगा वो, टी भी दे देगा, यू भी दे देगा, और साथ में आपका ए दे और या जी दे, इन दोनों में से। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है पैरिमिडिन 3 होते हैं आपका, साइटोसिन, टी से थायमिन, यू से यूरेसिल, लेकिन प्यूरिन 2 होते हैं आपका, ए और जी, एडेनिन और ग्वानिन, ये 2 होते हैं। तो आप इसमें आराम से अपने एमसीक्यू फॉर्मेट क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे क्या होंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होंगे। उनको कैसे लिखा जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से आएंगे आपके, DATP, डीऑक्सी लगाएंगे, डी आपका GTP, ठीक है, डी TTP, ठीक है, और डी आपका CTP, DCTP, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे जो आपका DNA होता है उसमें ये 4 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यूरेसिल नहीं होता, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। जो नीट एग्जामिनेशन है या ओलंपियाड हैं, या फिर कोई भी बच्चा NTSC की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर कोई हायर लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या साइंटिफिक जो स्टाफ है उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, SSCC में भी पूछ सकते हैं। वो जो यूरेसिल होता है वो आपके DNA में नहीं होता, वो RNA में होता है। आपसे पूछे RNA में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आपका C भी होता है, आपका T भी होता है, आपका A भी होता है, G भी और U भी। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है DNA और RNA में। RNA में आपका क्या होता है, U होता है, ये तो होते ही होते हैं। तो ऑब्वियसली ये 4 तो DNA में होते ही होते हैं, लेकिन DNA के अंदर क्या होता है, U नहीं होता है। मैं बात करूँ अगर RNA की, RNA में ये 5 होते हैं। RNA में आपका C भी होता है, आपका T भी है, आपका A भी है, और आपका G भी है, और आपका U भी है। ये एक अच्छा डिफरेंस है, और इससे आप कोई भी अगर MCQ आता है इस फॉर्मेट में, आप उसको ईजी से निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो DNA है वो कहाँ यूज़ होता है हमें पता है, और मोस्टली जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, DNA इज हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें राइबोन्यूक्लिक एसिड की, RNA। न्यूक्लिक एसिड के 2 फॉर्म बताए थे मैंने, DNA और RNA। अब उसमें जो यूनिट होंगी उनको बोलेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसके बाद इसका जो फंक्शन है वही फंक्शन है कि मोस्टली जो आपका RNA होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और RNA जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो ऑर्गेनिज्म RNA को अपना एक जीनोम्स की फॉर्म में रखते हैं, तो वो उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। साथ साथ में जो RNA है वो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको मैं बता देता हूँ, जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस में RNA हेल्प करता है उसको बोलते हैं हम mRNA, जिसका नाम हम बोलते हैं M से बनता है मैसेंजर RNA। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो RNA प्रोटीन बायोसिंथेसिस में प्रेजेंट होता है या प्रोटीन बायोसिंथेसिस को प्रोसीड करवाता है, वो क्या होता है। आपको वो ऑप्शन देगा mRNA, tRNA, rRNA और कोई अलग से sRNA, इस तरीके से दे देगा। तो हमें ये याद रखना है, mRNA जो होता है वो आपका प्रोटीन बायोसिंथेसिस में आता है और इसको प्रोसीड करवाता है। देखिए पहले क्या होता है, DNA, हमारी सेल में के जो न्यूक्लियस है उसमें DNA होता है। DNA से क्या हुआ, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं, जब DNA से क्या बने, mRNA बने, ठीक है। अब आपका mRNA बन गया, ये mRNA क्या करेगा, ट्रांसलेशन करेगा। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन, पहले वाले को ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे वाले को ट्रांसलेशन। जिस ट्रांसक्रिप्शन वो होता है DNA से mRNA बने, और ट्रांसलेशन वो होता है mRNA से आपका क्या बने, प्रोटीन बने, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है, इसके बाद पॉलीसेकेराइड। देखिए सेकेराइड जो हैं, इस पे हम अलग से एक अच्छी जो वीडियो है वो बनाएंगे ताकि बच्चों के सारे डाउट क्लियर हों। पॉलीसेकेराइड, हमारी बॉडी में जो पॉलीसेकेराइड हैं या हम शुगर बोलते हैं, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो होती है आपकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। ग्लूकोज जो यूनिट है, ग्लूकोज एक दूसरी ग्लूकोज से, और ये मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं इसके बीच में। एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से जब बाइंड करता है
तो उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एक ग्लूकोज से दूसरे ग्लूकोज की जब बाइंडिंग होती है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, हमने अमाइनो एसिड में बताया एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जब बाइंड करता है उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। अब आपको शुगर का भी पता चल गया कि शुगर में जब एक शुगर दूसरी शुगर से बाइंड करता है उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब ये मोनोसेक्राइड की फॉर्म में होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि मैंने बताया कि एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से बाइंड करता है तो मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन बनाते हैं, और ये ग्लाइकोजन हमारे लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की किस फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ये भी पूछ सकते हैं कि वो कहाँ स्टोर होता है, वो लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड बोलेंगे। अब जब बहुत सारे मोनोसेक्राइड आपस में बाइंड कर जाएं किसके साथ, ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, तो उसको बोलेंगे पॉलीसेक्राइड यूनिट। ठीक है, अब पॉलीसेक्राइड में भी दो हैं, होमोपोलीमर और हीट्रोपोलीमर। इसका भी हम डिस्कस करेंगे जब हम ये पॉलीसेक्राइड का या शुगर का जो चैप्टर है, कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर है, उसमें इसको अच्छे से कवरेज करेंगे इसके साथ। उसके बाद स्टोरेज है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है। स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे है, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा ग्लाइकोजन है वो आपका होमोपोलीसेक्राइड है, क्योंकि सारी यूनिट जो उसमें है वो ग्लूकोज की यूनिट है और कोई यूनिट नहीं होती उसमें। होमोपोलीसेक्राइड, होमो मीन्स सेम यूनिट, क्योंकि सेम यूनिट क्या आपकी ग्लूकोज है, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज उसमें बाइंड करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और वो स्टोर होता है लीवर के अंदर किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट दी शॉर्ट टर्म डिमांड। मैं इसको बताता हूँ शॉर्ट टर्म डिमांड कैसे। मान लीजिए एक कैंडिडेट है, वो फास्टिंग कर रहा है, तो फास्टिंग के दौरान वो आउटसाइड से कोई भी फूड नहीं ले रहा है, तो डेफिनेटली जो हमारा ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होगा वो डिग्रेड होना स्टार्ट होगा और हमारी बॉडी को क्या है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये याद रखना। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। जब भी हम फास्टिंग करते हैं तो हमारा जो ग्लाइकोजन है वो ब्रेक डाउन होता है और वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लिपिड। लिपिड में क्या है, देखिए लिपिड पे भी हमारा एक अलग से चैप्टर है, उस पर हम उसकी कवरेज करेंगे। इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो फैटी एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्टोरेज फॉर्म में होती है, ये भी स्टोरेज फॉर्म में होती है। एनर्जी मीट रिक्वायरमेंट हमें बॉडी की ये करवाती जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात क्या है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है मेम्ब्रेन का। कैसे, आप सभी को पता है जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाइलेयर है। ये बाइलेयर मेम्ब्रेन आपकी है, बाइलेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, बाइलेयर में क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ इनर मेम्ब्रेन कैसे, ये सेल है। ठीक है, सेल जो है उसकी बाइलेयर है, ये बाइलेयर है। ठीक है, ये बाइलेयर होती है। अब मैंने बोला कि ये वाली आउटर लेयर है और ये वाली आपकी है इनर लेयर है। ठीक है, अब इन दोनों के जो बीच में गैप होगा, यहाँ पे आपका लिपिड या फैटी एसिड जो होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप एक यहाँ से लेके यहाँ स्ट्रक्चर को हम चेक करते हैं कैसे। मैं इसको लीनियर फॉर्म में लिखता हूँ डबल लेयर को। ये डबल लेयर है आपकी। ठीक है, ये आउटर लेयर है, ये आपकी इनर लेयर है, और यहाँ पे आपका सेल का क्या था, सारा साइटोप्लाज्म था जो मैंने राउंड फॉर्म में दिखाया था। ये इनर लेयर, ये आपकी आउटर लेयर, यहाँ पे क्या है, सारा आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोसोल जिसको बोलते हैं। अब देखिए, अब जो मैंने लीनियर फॉर्म में बनाई है यहाँ पे, ये जो लिपिड बाइलेयर कैसे बोलते हैं इसको, क्योंकि जो लिपिड है वो 2 लेयर में होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे एक राउंड स्ट्रक्चर है, उसकी 2 लेग होंगी, और इनर पे भी एक राउंड स्ट्रक्चर है, उसकी भी 2 लेग होंगी। ये आपस में मैच करती हैं, मिलती हैं। ऐसे ही यहाँ पे होगी और उसके साथ 2 लेग होंगी इसकी, ऐसे इनर साइड में 2 लेग होंगी। तो ये बाइलेयर बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे लिपिड प्रेजेंट होता है और दोनों लेयर में होता है, आउटर में और इनर में। ठीक है, या इसको जो राउंड फॉर्म में है ये आउटसाइड की होता है, और ये जो राउंड फॉर्म है ये साइटोसोल की तरफ, क्योंकि हमें सभी को पता है यहाँ पे क्या है, ये वाटर से या कोई भी सोल्यूबल कंटेंट है उससे ये मीट करती हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, आपका जो फॉस्फेटिक ग्रुप है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद जो चेन सिस्टम होगा वो इनसाइड में होगा मेम्ब्रेन के। ठीक, अब इसमें क्या है, स्टोरेज फॉर्म में है, और ऑब्वियसली बात है फैट क्या होता है, स्टोरेज फॉर्म में होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बायोमेम्ब्रेन, ये हमने कवर किया। उसके बाद हम सेल के बारे में देखेंगे। देखिए, सेल पे से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे हम सभी को पता है कि जो सेल है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बच्चे, जो ये सेल है ना, एक स्ट्रक्चरल
और फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जब हम कोई भी हमारा घर है उसका जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हमारी एक जो ब्रिक होती है वो डेफिनेटली हमारी घर में ये माने कि आपकी लैक्स में ईंट जो होती हैं जिनको ब्रिक्स बोलते हैं वो लगती हैं। तो आप एक जो घर की जो ब्रिक है उसको आप क्या माने, एक यूनिट माने। और उसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या होती है, सेल होती है जो ब्रिक होती है एक टाइप की, और हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ ब्रिक हैं इस टाइप की जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं। तो डेफिनेटली जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। अब इसमें क्या है, बेसिक यूनिट भी बोलते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे जो फंक्शन है बॉडी के अंदर वो सेल ही परफॉर्म करती हैं। अब जो सेल का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ये जो थ्योरी थी स्केवन की 1838 के अंदर, वो उन्होंने क्या है, एक सेल थ्योरी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया सेल क्या सिस्टम है, कैसे फंक्शन करती है, कैसे परफॉर्म करती है। अब ये जो वाटर कंटेंट है, केमिकल कंपोजिशन है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, ये हमने एक वीडियो में डिस्कस की। आप वीडियो में जो हमारा चैनल है उसकी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि जो हमने ये इस पर स्पेशल वीडियो बनाई थी केमिकल कंपोजिशन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन में, कि किस किस की कंपोजिशन कैसे है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में। नॉर्मली हम प्रोकैरियोटिक सेल उसको बोलते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता, लेके वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, और सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जैसे एग्जांपल दिया था बैक्टीरिया का, मैंने उस वीडियो में बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये क्या होती है, मोर कॉम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। हायर ऑर्गेनिज्म में सेल होती है जैसे एनिमल और प्लांट्स के अंदर, ठीक है। वो सारे एनिमल और प्लांट क्या है, यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस भी हमने उस वीडियो में किया था, क्या क्या डिफरेंस है उसमें। ये जो डिफरेंस है इस पर हमने अच्छी वीडियो बनाई है, वो आप जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जो सेल के ऑर्गेनेली के बारे में। इस वीडियो में हम सेल के ऑर्गेनेली के बारे में बताते हैं, सेल के ऑर्गेनेली क्या क्या हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर जो है ये भी मैंने डिस्कस किया था। सेल का स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर में क्या है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस है, ठीक है, आपका न्यूक्लियोलस है, ये भी सेल ऑर्गेनेली है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, आपका वैक्यूल है, ठीक है, आपके उसके बाद आ जाता है पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं, गोल्गी अपैरेटस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सेल ऑर्गेनेली है। ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल में, और जो सेल की यूनिट है, एक यूनिट है, इसी तरीके से मिलियंस ऑफ सेल आपस में मिलके हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर और फंक्शन का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमें नॉर्मली पता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा पावर हाउस है, एटीपी का जनरेशन करता है। न्यूक्लियस का क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। न्यूक्लियोलस का हमें पता है कि वो हमारी जो सेल है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें जो हमारी यूनिट है न्यूक्लियोलस में, वो इसका जो फंक्शन है वो रिलेटेड टू हमारा जो डीएनए है उसमें ये काम करता है। उसके साथ में आपका लाइसोसोम है, इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के कोई भी वेस्ट मटेरियल है या कोई भी बॉडी की ऑर्गेनेली है, उनको ब्रेक डाउन अगर वो हो गई हैं, डैमेज हो गई, तो डेफिनेटली लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो उसको क्या करेंगे, डैमेज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी कंटेंट है सेल का वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्टर का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस से अटैच होता है, ये इधर की इस फेस को सिस फेस बोलते हैं, न्यूक्लियस की दूसरी साइड के फेस को बोलते हैं ट्रांसफेस बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है। प्रोटीन का जो भी सिंथेसिस है या उसका कोई भी चेंजेस है उसके अंदर, उसको पोस्ट ट्रांसलेशन बोलते हैं, फंक्शन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाता है। तो ये जो सारे हैं, पेरोक्सिसोम है, साइटोस्केलेटल है सेल के अंदर, एक्टिन फिलामेंट एंड जो ट्यूबुलिन की फॉर्म में है, वो सारे सेल के अंदर उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में काम करते हैं और सेल के डिवीज़न में भी ये हेल्प करते हैं। इन ऑर्गेनेली का हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहले करेंगे न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, क्या क्या ये काम करता है और कहाँ ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियस के बाद हम डिस्कस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, देन उसके बाद हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी अपैरेटस का, उसके बाद हम लाइसोसोम का एंड पेरोक्सिसोम का। इस चैप्टर को हम जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे और ये हमारा बेसिक चैप्टर है, ठीक है। हम जब इन ऑर्गेनेल का फंक्शन हमें पता चल जाएगा तो आने वाले जो चैप्टर हैं उनमें इनकी काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद
इस वीडियो में जो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश है, या जहाँ से एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा या आ सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, चाहे वो फॉरेंसिक का है, चाहे वो एसएससी का है, या किसी भी एग्ज़ाम का है, वो या नीट का है, या ओलंपियाड का है, एनटीएससी का, तो कोई भी एग्ज़ाम अगर वो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नविता क्लासेस आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास का ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, ये कंटिन्यू रखेगा जब तक आपका कोई भी चाहे फॉरेंसिक साइड का एग्ज़ाम ना हो जाए, या कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम है, या बच्चा कोई भी किसी भी तरीके के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं तो हम इसी एनर्जी के साथ आने वाली जो वीडियो है उसमें ऐसा ही काम करेंगे। थैंक यू ऑल।